पेशेंट्स चाहते हैं कि सिजेरियन हो या डॉक्टर्स चाहती हैं कि सिजेरियन? कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बीमार बन के बिस्तर पे नहीं लेटना है। ठीक। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि दूध नहीं देना, टाँके खराब हो जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगला भी वो जो है सी सेक्शन पे ही जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और गिल और आप देख रहे हैं डिजिटल क्लिनिक। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर्स प्लाजा में डॉक्टर तस्नीम कौसर की क्लिनिक में, जो कि एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साथ में कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। तो उनसे आज हम बात करेंगे कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, जब वो डिलीवरी के वक्त उनकी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं की जाती, ज़्यादातर सिजेरियन की तरफ क्यों जाया जाता है, इसके क्या रीज़न है कि सिजेरियन का रेशो आजकल ज़्यादा बढ़ गया है और नॉर्मल डिलीवरीज का कम हो गया। तो डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल तो आपने सुन लिया है कि सिजेरियन आजकल ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहत है इनकी, और पेशेंट्स चाहते हैं कि सिजेरियन हो या डॉक्टर्स चाहती हैं कि सिजेरियन हो? अच्छा जी, देखें पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है कि ऐसा होता है कि डॉक्टर भी अननेसेसरी बिल्कुल नहीं चाहते कि सिजेरियन हो, और मेरा ख्याल है कि समहाउ पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट के अटेंडेंट नहीं चाहते कि उसका सिजेरियन हो, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट उस वक्त इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में होती है कि उस वक्त उसको लग रहा होता है कि बस मुझे किसी तरह से रिलीफ मिल जाए। तो सम टाइम जो मल्टी ग्रेविडाज होती हैं, यानी कि जिनके तीसरा चौथा बच्चा भी होता है, तो वो इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है कि उस वक्त पेशेंट कह रही होती है कि डॉक्टर साहब सिजेरियन कर दें। ठीक है ना। तो अगर इस तरह से हर पेशेंट की डॉक्टर बात सुनने लगे तो मेरा तो ख्याल है कि हर जो भी प्रेग्नेंट खातून है उनका सबका सिजेरियन होने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी डॉक्टर्स जो है वो अननेसेसरी सी सेक्शन करती हैं। देखें, अब क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो अब जनरेशन है, जो बच्चियाँ माँ बनने के मरहले में आ रही हैं, उनका आपको पता है कि ओवरऑल ही कितने ज़्यादा लाइफ स्टाइल के फूड डाइट, उनके स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत डिस्टर्ब हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन ना हो उसके दरमियान। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि क्यों रेशो थोड़ा ज़्यादा है। अब सवाल ये बनता है कि जो लड़कियां या जो बच्चियां इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, जो आगे जाके जिन्होंने माँ बनना है, तो जब डिलीवरी के टाइम पे या जो प्रेगनेंसी का टाइम है, इसके ड्यूरेशन में वो क्या चीज़ें खाएं या क्या एहतियात करें अपने लिए, ताकि वो सिजेरियन की तरफ ना जाएं बल्कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं? उसके लिए उन बच्चियों को सबसे ज़्यादा तो पहले ये बात समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़, नॉर्मल नेचुरल फेनोमेना। ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल, अगर जब जितना इस चीज़ को हम नॉर्मली लेके चलेंगे, इतना ही ये थ्रू आउट आपकी जो है प्रेगनेंसी स्मूथली जाएगी। ठीक है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा अनलकीली ये वाला एक रेशो ज़्यादा हो गया है कि जी जैसे ही प्रेगनेंसी हुई तो उसको इस कदर एक मतलब बीमारी की तरह से ट्रीट किया जाने लगा है, पैम्पर बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है कि वो बच्चियाँ ये समझने लगती हैं कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है ना। हालांकि प्रेगनेंसी के शुरू का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें कभी कभी नॉर्मली थोड़ा सा नोजिया, वॉमिटिंग या वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है माँओं का और जो घर में बड़ी ख़वातीन होती हैं उनका, कि वो इस चीज़ को जितना ज़्यादा उनको बच्चियों को अपने नॉर्मल उसकी तरफ लेकर आएंगी कि भाई ये इट्स नॉर्मल। और डेफिनेटली डॉक्टर के पास तो जब जाती हैं तो डॉक्टर कभी भी, मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर ये कहती होगी कि जी बिस्तर पे लेट जाओ, अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ऑब्वियस बहुत सारे होती हैं कंडीशंस ऐसे होती हैं कि उसमें हमें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट भी एडवाइस करना होता है, थ्रू आउट 9 months भी बेड रेस्ट पे जाना होता है, बट वो बहुत लिमिटेड कंडीशंस होती हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो उसमें ये है कि अगर देखें, अगर कोई प्रीशियस प्रेगनेंसी है, प्रीशियस प्रेगनेंसी मैं कहूँ आपसे कि अगर PCOS है, जैसे फ़र्ज़ करें कि आजकल बहुत कॉमन है, 100% उसका प्रिवेलेंस रेट है, यानी कि 52% अगर पॉपुलेशन है पाकिस्तान की तो 52% ही उसका प्रिवेलेंस रेट है, यानी कि हर औरत को PCO का कोई ना कोई इशू है। अब उसमें कोई ना कोई हार्मोनल मसला होता है, कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, कभी आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, या कोई भी आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दूसरा हो गया।
उसकी वजह से कंसीव लेट किया, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ली आपने, उसकी वजह से आपको वो हमारा एक अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वो मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ गया, और बहुत मुश्किल से कंसीव किया तो वो प्रीशियस प्रेगनेंसी में आ गया। ठीक है, तो उन कंडीशंस में हम शुरू से एडवाइस करते हैं कि हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, बट समहाउ ऐसा बीच में या लास्ट मोमेंट तक हम कह नहीं सकते कि इसको हम नॉर्मल डिलीवर कराएंगे या फिर हमें सिजेरियन पे जाना पड़ेगा। वो कंडीशंस होती हैं, उसको टाइमली मॉनिटर करना होता है। इसीलिए एंटीनेटल विजिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि जब भी प्रेगनेंसी हो तो आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करा दें, टाइमली अपना मंथली, शुरू में तो मंथली विजिट होता है, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद उसका एवरी 2 वीक्स के बाद होता है, फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो आपको मतलब लाइक वीकली विजिट भी होते हैं। तो लेकिन ये टाइमली अगर आप सारी चीज़ें चलेंगे, डॉक्टर के पास अपना फॉलोअप रखेंगे, प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, अपने नॉर्मल रूटीन के काम अपने सरंजाम देते रहेंगे, अनटिल अनलेस कि डॉक्टर ने आपको कोई रेस्ट या कोई ऐसी चीज़ एडवाइस नहीं की है, तो आप अननेसेसरी इन सब चीज़ों को बीमार बनने से बचे रहेंगे। अपना हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे, वॉक, एक्सरसाइज, सब चीज़ें कर सकते हैं। इवन आप प्रेगनेंसी में लास्ट ट्राइमेस्टर तक अपनी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, तो इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं होती। मैं फिर कह रही हूँ कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कि कुछ हमें एहतियात पहले से वो हर एक पे अप्लाई नहीं होती। बिल्कुल, तो ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से आपने प्रेगनेंसी को लेकर चलना है, लेकिन लेट सपोज अगर किसी की सी सेक्शन होता भी है, सिजेरियन होता भी है, तो उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और उसके बाद जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, उनको किस तरह से अपनी टेक केयर करनी है, इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। अच्छा देखिए, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो अगर जब सिजेरियन हो गया ना, तो आप अगेन फिर आपने बीमार बन के बिस्तर पे नहीं देखना है। ठीक है ना, वो सिजेरियन हो गया, फॉर द टाइम बीइंग आपको कुछ अरसे एहतियात करनी होती है। ठीक है, लेकिन सिजेरियन के बाद आप जितना जल्दी अपने आप को मोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है ना, तो उतना ही आपके लिए, ये पेशेंट के लिए जो है ना, वो सबसे यानी कि आसान हो जाता है उसमें आगे हीलिंग का प्रोसेस। देखें, अल्लाह ताला ने एक इंसान के जिस्म में ना एक हीलिंग का मैकेनिज्म, जब भी कहीं स्कार आता है, कहीं पे कट लगता है, तो एक ये कुदरती तौर पे हमारे अंदर एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एक्टिवेट हो जाता है और वो हीलिंग का काम शुरू कर देता है। सारे यानी कि हमारे बॉडी के जितने भी प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं वो सारे मिलके आपको हील करना शुरू कर देते हैं, तो इट्स नेचुरल। ठीक है, फिर साथ में अब तो किस इन्वायरमेंट में हुआ है, डेफिनेटली ऑपरेशन थिएटर है, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन तमाम ही ऑपरेशन थिएटर्स जो होते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स के, अच्छे सेटअप के, वो बहुत अच्छे, उनकी क्लीनलीनेस और हर चीज़ बड़ी मैनेज होती है, तो बड़े एसेप्टिक मेजर्स के साथ वो सर्जरी होती है, तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि इन्फेक्शन। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई सर्जरी हो गई, कोई ऑपरेशन हो गया, तो घर वाले उसे डॉक्टर से ज़्यादा उनको ये फिक्र, अब तो चले सीजर हो गया, डिलीवरी हो गई, अब अगला सवाल जो होता है, डॉक्टर साहब खिलाएं क्या, है ना, खिलाएं क्या, तो भाई अच्छा अभी सब चीज़ खिला दें, तो फिर उसके बाद हर थोड़ी देर के बाद लोग आते हैं, अच्छा ये दे दें, बड़े का गोश्त दे दें, या सूप कितने दिन तक दें, या इसको दूध नहीं देना। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि दूध नहीं देना, टाँके खराब हो जाएंगे या पस पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब जितना अच्छा आप प्रोटीन इंटेक लेते हैं तो उतनी ही जल्दी आपकी हीलिंग होती है। आप दूध जितना लेंगे, मदर को फीड कराना होता है बच्चे को, तो वो जितना अपना इंटेक अच्छा रखेगी, विटामिन डी लेगी, कैल्शियम लेगी, ये सारे जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेगी, तो उतना ही मिल्क जो बच्चे को जाएगा वो हेल्दी जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत सारी ख़वातीन के दिमाग में होगा कि क्या अगर एक खातून का पहली डिलीवरी में सी सेक्शन हो जाता है तो आगे जितनी भी उनकी प्रेगनेंसी होंगी वो सी सेक्शन होंगी या नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है? अच्छा देखिए, यूजुअली ऐसा होता है कि एक सी सेक्शन हुआ है अगर, तो चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं कि अगली भी प्रेगनेंसी में हो सकता है सी सेक्शन हो, बट ये बहुत मैटर करता है कि पहला सी सेक्शन किस वजह से हुआ था। ठीक है ना, अगर फ़र्ज़ करें कि नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर की वजह से हुआ था, कि उस वक्त उसकी लेबर ने प्रोग्रेस नहीं की थी, इस वजह से वो हुआ, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगला भी वो जो है सी सेक्शन पे ही जाए।
हाँ, हाई रिस्क उसमें आ जाती है पेशेंट कि भाई चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन बहुत अच्छी है, वो अच्छा आपको ट्रायल दे सकती है, अच्छा वो आपको मैनेज करती है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं। इवन 2 सी सेक्शन के बाद भी हमने नॉर्मल डिलीवरी पे भी देखा है। बट जो हमारी अब गाइडलाइंस आ रही हैं, जो हमारे रिकमेंडेशंस, जो अब हमारी अब भी रिसेंट एडवांसेस में बुक्स आ रही हैं हमारे पास, तो उसमें यूजुअली इस चीज़ को कम वो किया जाता है कि जी आप मतलब चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप डॉक्टर तस्नीम कौसर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मलीर कैंट में डॉक्टर तस्नीम क्लिनिक पे जा सकते हैं, या फिर डॉक्टर प्लाजा 2 तलवार पर है, यहाँ पर 5th फ्लोर पर आके भी डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं और आइल गिल, खुदा हाफिज़।